जंगल में लाश। हरे भरे पेड़ों और जंगलों में घिरा मदुराई जिले का नाथम गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। इस क्षेत्र के निवासी स्वभाव से ही शांत, निश्चल और सीधे साधे। गांव के अधिकांश लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने काम काज में व्यस्त रहते। हत्या, चोरी या अन्य किसी अपराध का इस क्षेत्र में नाम भी नहीं सुनाई पड़ता। उस दिन गांव के शांत वातावरण में ज्वार आ गया। प्रातः गांव की कुछ औरतें जब मलयांदी मंदिर में पूजा करने गईं तो वहां एक पेड़ के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव देखकर वो भय से कांप उठीं। औरतें अपनी पूजा की थाली वहीं छोड़कर भागती हुई गांव लौट आईं। शव पड़े होने की खबर से गांव भर में तहलका मच गया। तुरंत गांव का प्रधान नाथम के पुलिस थाने पहुंचा और हांफता हुआ बोला, गजब हो गया थानेदार साहब, गजब हो गया। क्या हुआ प्रधान जी? पुलिस अधिकारी श्री वासुदेव ने प्रश्न किया। लाश। लाश? किसकी लाश? कुछ रुककर श्री वासुदेव ने कहा, आप इतना घबराइए नहीं, शांत होकर मुझे पूरी बात बताइए। गांव के बाहर मलयांदी मंदिर के पास किसी अनजान व्यक्ति की लाश पड़ी है। अभी जब गांव की औरतें मंदिर में पूजा करने गईं तो उन्होंने दूर से लाश को देखा। प्रधान ने घबराते हुए स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, मैं चलता हूं आपके साथ। श्री वासुदेव ने थाने से कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया और मलयांदी मंदिर की ओर चल दिए। मलयांदी मंदिर के चारों ओर घने जंगल हैं, जिन्हें पार कर जब श्री वासुदेव मंदिर के निकट पहुंचे तो उन्हें कपड़ों से लिपटा किसी व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया। शव बुरी तरह सड़ गया था और ऐसा मालूम पड़ता था कि वो कई दिन से पड़ा है। गांव भर में शव प्राप्त होने की खबर फैलते देर न लगी और देखते देखते वहां गांव वालों का मजमा लग गया। पुलिस अधिकारी ने गांव वालों से पूछा, ये किसकी लाश है? क्या आप लोगों में से कोई इसे पहचान सकता है? गांव का कोई भी व्यक्ति शव को न पहचान सका। वासुदेव ने घुमा फिराकर हर तरह से पूछताछ की, किंतु वो गांव वालों से मृत व्यक्ति और उसकी मृत्यु के संबंध में कोई भी निश्चित जानकारी न प्राप्त कर सके। वासुदेव बड़ी उलझन में थे। शव को डॉक्टरी जांच के लिए भेजने से पूर्व उसकी शिनाख्त आवश्यक थी, किंतु गांव वालों से लाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। उन्हें जान पड़ा कि इस हत्या में कोई ऐसा रहस्य है जिसे छिपाने की वजह से गांव वाले उनसे कतरा रहे हैं। वासुदेव इसी सोच विचार में थे। उन्हें सामने के मैदान में 10-12 वर्ष का एक लड़का भेड़ चराता दिखाई दिया। वो उस लड़के के पास गए और बड़ी आत्मीयता से उससे बातचीत करने लगे। वासुदेव ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम रोज अपनी भेड़ें यहीं चराते हो? लड़के ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। लड़के को इस बात का गर्व हुआ कि एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी गांव के अन्य लोगों की उपेक्षा करके मुझसे बातचीत कर रहा है। वासुदेव ने इधर उधर की बातें करते हुए मृत व्यक्ति के कपड़े दिखाकर उस लड़के से पूछा, क्या तुमने इन कपड़ों में किसी व्यक्ति को यहां कभी देखा है? फटी बनियान को ध्यानपूर्वक देखते हुए लड़का चिल्ला उठा, हाँ, ये तो मूथन की है। मूथन कौन? क्या तुम उसे पहचानते हो? पुलिस अधिकारी ने आश्चर्य से प्रश्न किया। भला मूथन को कौन नहीं जानता? लड़के ने हंसते हुए कहा, वो तो बड़ा मजेदार आदमी है। जब देखो हर एक से हंसी मजाक। कब देखा तुमने उसे? कई दिन हो गए। कुछ सोचते हुए लड़के ने कहा, उस दिन सुबह से ही पानी खूब बरस रहा था। मैं इसी मैदान में भेड़ें चरा रहा था। जब पानी तेज हो गया तो मैं सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। पुलिस अधिकारी को स्मरण हो आया कि 8-10 दिन पूर्व एक दिन सुबह से ही तेज वर्षा हुई थी। उसे लड़के की बातें सच जान पड़ीं। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? उस दिन मूथन यही फटी बनियान पहने भीगता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी और पूछा कि ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? मूथन पेड़ के नीचे मेरे पास आकर रुक गया। उसने मुझे बताया कि वो जंगल में किसी से मिलने जा रहा है। फिर क्या हुआ? वासुदेव ने उत्सुकता से प्रश्न किया। वर्षा थमने पर मूथन मंदिर की ओर चल दिया और मैं यहीं मैदान में भेड़ें चराता रहा। कुछ देर बाद मुझे बंदूक छूटने की आवाज सुनाई दी, जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर लगभग 1 घंटे बाद मैंने अयाकानू को बंदूक लिए जंगल से बाहर निकलते देखा। लड़के ने कुछ देर रुककर अपने कथन की पुष्टि करते हुए कहा, मैंने उसी दिन घर लौटकर ये सब बातें अपनी मां को भी बताई थीं। पुलिस अधिकारी वासुदेव को चरवाहे लड़के से मृत व्यक्ति मूथन की हत्या के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी तुरंत जांच करना आवश्यक था। मूथन का गांव घटनास्थल से 2 मील दूर था। वासुदेव उसी समय उसके गांव गए और उसके बड़े भाई कृष्णन से पूछा, मूथन कहाँ है? वो तो 8-10 दिन हुए माना पराई गया है, कृष्णन ने लापरवाही से उत्तर दिया। वहां किस लिए गया है? क्या बताएं साहब, बड़ा झगड़ालू हो गया है मूथन। इस बार भी मुझसे लड़ झगड़ कर 100 रुपये ले गया।
कहता था कि अब मानापराई में ही कुछ काम धंधा करेगा, कृष्णन ने उत्तर दिया। वासुदेव ने जब उसे मूथन का शव दिखाकर पहचानने को कहा तो कृष्णन दहाड़ मारकर गिर पड़ा। भाई का शव देखकर रोते हुए कृष्णन बार बार वासुदेव से पूछ रहा था, किसने मारा मेरे भाई को? मूथन का शव पहचान लिए जाने पर पुलिस अधिकारी ने निकटवर्ती गांव में हत्यारे अयाकानू का पता लगाया। गांव वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि अयाकानू कई दिन से गायब है। उसका अकस्मात गांव से गायब होना उसके अपराधी होने की पुष्टि करता था। पुलिस द्वारा आसपास के गांव में बड़ी सरगर्मी से अयाकानू की तलाश शुरू की गई। पुलिस को मालूम हुआ कि वह इधर उधर छिपा फिरता है। अंत में एक दिन पुलिस उसे सुनसान जंगल में पहाड़ की एक खोह में पकड़ने में सफल हुई। हत्या करने के बाद अयाकानू आत्मग्लानि से जल रहा था। पुलिस अधिकारी के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसने कहा, मैं हत्यारा हूं, मैंने मूथन को गोली से मारा है, मुझे फांसी दे दो। वासुदेव ने अयाकानू से पूछा, आखिर तुमने उसकी हत्या क्यों की? मैं कई वर्षों से कमला से प्यार करता हूं और उसी से विवाह करना चाहता था। कमला भी मुझे प्यार करती थी, किंतु एक दिन। क्या हुआ एक दिन? वासुदेव ने उत्सुकता से पूछा। कमला से जब मैंने विवाह करने का प्रस्ताव किया तो उसने मुझे बताया कि वह मूथन को प्यार करती है और उसी से विवाह करेगी। कमला के इस उत्तर ने मुझे पागल बना दिया। फिर क्या हुआ? उस दिन सुबह मैं अपनी बंदूक लेकर जंगल में चिड़ियों का शिकार करने गया था। मुझे मंदिर के पास मूथन दिखाई दिया। उस समय वो बड़ा परेशान था। उसने मुझे बताया कि अपने बड़े भाई से उसका झगड़ा हो गया है और वो गांव से कहीं भाग जाना चाहता है। मूथन की इस बातचीत से मुझे विश्वास हो गया कि वो कमला को लेकर गांव से भागने की योजना बना रहा है। मैंने मन ही मन हमेशा के लिए मूथन को रास्ते से हटा देने का निश्चय कर लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पीछे से मूथन को अपनी गोली का निशाना बनाया। गोली लगते ही मूथन जमीन पर लौटने लगा। छटपटाते मूथन पर मैंने दूसरी गोली चलाई और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। मैंने उसके शव को पेड़ के नीचे एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से उसे सूखी पत्तियों से ढक दिया। पुलिस द्वारा अयाकानू के ऊपर हत्या के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में अयाकानू ने अपने इकबाली बयान बदल दिए। फिर भी परिस्थितियों की गवाही के आधार पर उसे अपराधी ठहराया गया और न्यायालय द्वारा उसे आजीवन कारावास का दंड मिला। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।